तो मार्केट्स में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है उसकी जड़ें आखिर कहां हैं? चलिए आज समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। वाह क्या शेर है। और सच कहूं तो आज के मार्केट्स की हालत पर ये एकदम सटीक बैठता है। ये एक आग के दरिया जैसा ही तो है जिसमें डूबकर ही पार जाना है। मुश्किल है हां, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उस जियोपॉलिटिकल ट्रिगर से जिसने सारी उथल पुथल मचाई है, और फिर देखेंगे कि इसका गोल्ड, सिल्वर और हां बिटकॉइन पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट में ये जो घबराहट फैली है इसकी असल वजह क्या है? इसकी वजह है एक मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग जो अमेरिका और ईरान के बीच हुई और बुरी तरह से फेल हो गई। और देखिए ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं थी। पूरे 50 साल में, जी हाँ 50 सालों में पहली बार ये दोनों देश इतने हाई लेवल पर बात करने के लिए बैठे थे, और नतीजा क्या निकला? सिफर, जीरो। और जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया के ट्रेड पर तो पड़ना ही था। और असर दिखने में ना बिल्कुल भी देर नहीं लगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि बातचीत फेल हो गई है, बूम, क्रूड ऑयल के दाम सीधे आसमान पर। यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। असल में ये लड़ाई तेल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये लड़ाई है पैसे की, ये लड़ाई है डॉलर की बादशाहत की, उस सिस्टम की जिस पर पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। तो इस पूरे टेंशन को समझने के लिए ना हमें एक चीज समझनी होगी, पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब ये क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये अमेरिकी इकोनॉमी का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया इसी पर काम कर रही है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। किसी भी देश को तेल खरीदना है तो पहले उसे अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे, फिर वो तेल बेचने वाले देशों को डॉलर देंगे, और वो देश अपने सरप्लस डॉलर को वापस अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब पैसा घूम फिरकर वापस अमेरिका की इकोनॉमी को ही और मजबूत बनाता है। एक जबरदस्त साइकिल है ये। लेकिन अब कुछ बड़े प्लेयर्स इस गेम को बदलना चाहते हैं, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ईरान अब तेल के बदले बिटकॉइन और चीनी युआन लेने लगा है। रूस भी कह रहा है कि भाई हम तो रूबल और रुपए में ट्रेड करेंगे। ये एक तरह से डॉलर के खिलाफ आर्थिक बगावत है। ये सीधा सीधा डॉलर की दादागिरी को चैलेंज है, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर जो भी चालें चली जा रही हैं, उनका निवेश पर क्या असर हो रहा है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के चार्ट्स पर क्या दिख रहा है? देखिए कुछ बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल्स हैं जिन पर नजर बनाए रखनी होगी। अभी के लिए सबसे पहला सपोर्ट है 68,700 से 70,000 डॉलर के बीच। अगर मार्केट और गिरता है तो अगला लेवल 63,000 से 65,000 डॉलर का हो सकता है, और अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो 55,000 डॉलर तक भी जा सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स के लिए यह गिरावट खरीदने का एक मौका भी हो सकती है। और ऊपर की तरफ देखें तो 75,000 से 76,000 डॉलर का लेवल एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। जब तक बिटकॉइन इस दीवार को तोड़कर ऊपर नहीं निकलता तब तक एक बड़ी रैली की उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन अगर यह लेवल पार हो गया तो फिर एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यह तो हुई बिटकॉइन की बात। अब आते हैं पारंपरिक सेफ हेवन एसेट्स पर, यानी गोल्ड और सिल्वर पर। देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में भी कुछ वैसी ही कहानी है। दोनों ही एक रेंज में फंसे हुए हैं और इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। गोल्ड के लिए लगभग $4,600 एक मजबूत सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ $5,000 पर एक रेजिस्टेंस है। वहीं सिल्वर की बात करें तो 63 से $65 का जोन बहुत जरूरी है। अगर ये टूटता है तो फिर 55 से $57 तक भी जा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में जहां इतनी उथल पुथल हो, एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? जवाब एक ही शब्द में है, धैर्य, पेशेंस। देखिए ऐसे समय में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैनिक करते हैं, इमोशनल होकर फटाफट फैसले लेते हैं और अक्सर नुकसान उठाते हैं, और दूसरे वो जो शांति से बैठते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। अब फैसला लोगों को खुद करना है कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है। तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इस वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। ये सोचने का, फोकस करने का, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो उसके लिए तैयार रहने का सबसे सही समय है। तो अंत में बस एक सवाल, ऐसे अनिश्चित बाजार में ज्यादा बड़ा रिस्क क्या है? कोई गलत फैसला ले लेना, या फिर डर के मारे कोई भी फैसला ना लेना?